हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब है यथा समय में भुगतान या यथाविधि के अनुसार भुगतान। कि जैसे जो भी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक चला हुआ है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट के बारे में कि पेमेंट कब माना जाएगा कि वो पेमेंट जो है वो कर दी गई है। जो मेकर है, जो एक्सेप्टर है, जो इंडोर्सर है, वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो चुके हैं। दैट मीन्स कि दे हैव पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है वो उन्होंने पे कर दिया और वो अपने लाइबिलिटीज से जो है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से वो फ्री हो चुके हैं, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या कब माना जाएगा कि वो ड्यू कोर्स में पेमेंट हो चुकी है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। और अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में यानी कि यथाविधि जो है उसकी भुगतान हो जाता है, तो उस केस में जो पार्टीज़ हैं, जो लाइबल पार्टीज़ हैं, उन लाइबल पार्टीज़ को क्या क्या प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है, उसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ना है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स को जो है वो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 10। तो अंडर सेक्शन 10 में क्या कहा गया है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट tenor of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is entitled to receive payment of the amount therein mentioned। तो क्या करेगी पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी कि यथाविधि भुगतान। अगर आप कह रहे हैं कि यथाविधि भुगतान हो गया है उसका, जो भी मतलब ड्यू कोर्स है, जिस तरह से उसका भुगतान होना था उस तरह से हमने भुगतान किया, तो उसका क्या मतलब है कि मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो है सही ढंग से भुगतान किया है। तो उसका कहने का मतलब है कि पेमेंट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर। अपेरेंट टेनर का मतलब कि जो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट रूप से पता लग रहा है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट की गई है गुड फेथ में, सद्भावना रखते हुए, कि मतलब कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की गई है। जो हमारे को सही चीज़ दिख रही थी उस सही बात को ध्यान में रखते हुए सही पर्सन को जो है वो हमने पेमेंट की है। एंड विदाउट नेग्लिजेंस, कि मतलब उसमें हमारी कोई भी जो है वो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, कि अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना बरतें। कि अगर हमने अपनी तरफ से कोई लापरवाही बरत दी तो फिर हम जो है वो अपने उससे डिस्चार्ज नहीं होंगे, तब उसको हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानेंगे। तो विदाउट नेग्लिजेंस, कि उसमें कोई भी लापरवाही जो है वो हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए टू अ पर्सन, टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ, कि किसी भी पर्सन को जो जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हमने अगर पेमेंट कर दी है, गुड फेथ में की है, कोई भी लापरवाही हमने नहीं दिखाई है, और साथ में जो टर्म्स कंडीशन उसमें लिखी हुई हैं वो स्पष्ट रूप से उनको ध्यान में रखते हुए हमने पेमेंट की है, तब मानेंगे कि वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। विच डू नॉट अफोर्ड thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground, कि मतलब उसमें ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें हमें जो है वो ये सोचना पड़े या ये हमारे को लगे या ऐसा विश्वास करना पड़े कि जो हमने इसमें पेमेंट की है, जिस पर्सन को पेमेंट की है वो उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं था, या कोई ऐसा संदेह का कोई कारण उसमें नहीं है, और हमने गुड फेथ में उसको पेमेंट की है, तो वो जो है वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। कि मतलब उसमें कोई भी ऐसा, मतलब हमने अपनी गुड फेथ में तो की है, उसमें जो है सद्भावना रखते हुए गुड फेथ में की है, और कोई नेग्लिजेंस हमने उसमें नहीं दिखाई है। जो भी सर्कमस्टांसिस हैं उसमें कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिससे हमें ये भरोसा ना हो पाता, ये विश्वास ना हो पाता है कि जो भुगतान कर रहे हैं हम, या जो राशि जिसको पे की जा रही है, जो अमाउंट पे की जा रही है, वो पर्सन जिसको पेमेंट दी जाएगी वो उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी रीज़न उसमें नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड या ऐसी कोई भी स्थिति हमें नहीं नज़र में आ रही है, और हमने जो है वो जो भी उसकी टर्म्स कंडीशंस हैं इंस्ट्रूमेंट की उनको ध्यान में रखते हुए गुड फेथ में बिना किसी लापरवाही के अगर पेमेंट की है, तो दैट इज़ नोन एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स से क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि जो पार्टी उसमें लाइबल है, जिसने वो पेमेंट करनी थी, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसने अगर इन केस कि अगर जो है वो गलत पर्सन को भी पेमेंट कर दिया, तब भी जो है उसको माना जाएगा कि उसको जो है उसने पेमेंट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कर दी है। तो इससे क्या है कि वो तभी माना जाएगा जब वो जो सेक्शन 10, यानी कि जो सेक्शन 10 है इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन की सभी कंडीशंस को पूरा किया जाएगा, तभी जो है उसको हम जो है वो कहेंगे कि उसने जो है अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है, और उसने जो है वो ड्यू कोर्स में जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर दी है। बेशक उसने जो है वो गलत पर्सन को भी पेमेंट कर दी थी, बट तब भी माना जाएगा कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हो चुकी है, बशर्ते कि ये जो सेक्शन 10 है, इस सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं वो पूरी हुई मानी जाए, तभी उसको वो प्रोटेक्शन
मिल पाएगी। तो जैसे है ना कि प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपने यथाविधि भुगतान कर दिया। तो ऐसा नहीं कि जी आपने भुगतान कर दिया और फिर कल को कोई और जो है या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद कोई और पर्सन आपको कहता है जी इसकी पेमेंट नहीं हुई है या ऐसा नहीं हुआ जी, जिसको वो मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली। तो उन जो एक्सक्यूजेज हैं या जो रिस्क हो सकते हैं उसके लिए उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो जो पेमेंट इज सेड टू हैव बीन मेड इन ड्यू कोर्स अंडर सेक्शन 10 तो ये जो अंडर सेक्शन जो आपको डेफिनेशन बताई, तो इसके अकॉर्डिंगली हम कब मानेंगे कि जो पेमेंट है वो अंडर सेक्शन 10 जो है वो हो चुकी है। उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली बात कह रहा है कि पेमेंट इज अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी कि अपीयरेंट टेनर की जो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्पष्ट रूप से जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसी के हिसाब से जो है जो भी उसके अंदर लिखा है। क्योंकि आपको बताइए कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर ऑलवेज इन राइटिंग, की वो हमेशा राइटिंग में होते हैं। वर्बली जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो भी उसमें अपेरेंटली मतलब क्लियर कट मैनर में स्पष्ट रूप से जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपने पेमेंट की है। तो जो अपेरेंट टेनर है उसकी कुछ जो है आगे चीज़ें आती हैं, जैसे कि अपेरेंट टेनर में कि अमाउंट कितनी पे की है, जो उसमें मेंशन की है उतनी अमाउंट आपने पे की है। जो भी उसमें लिखी हुई थी 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, जो भी उसके अंदर लिखी हुई थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उतनी ही अमाउंट आपने पे की है। एज मेंशन्ड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उतनी अमाउंट आपने पे की है। अगर एंडोर्समेंट की बात की जाए तो जिसको आपने जो पर्सन है जिसका नाम उसमें लिखा है वही एंडोर्सी है उस इंस्ट्रूमेंट का, कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं अगर एंडोर्समेंट हो चुकी है। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर फ्रीली एंडोर्सेबल, वो नेगोशिएबल कि उनको आप जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। तो जो नेगोशिएट करने वाला पर्सन है वो एंडोर्सर हो गया, और जिसको वो नेगोशिएट किया गया है, जिसके नाम पे वो ट्रांसफ़र किया गया है, दैट इज़ एंडोर्सी। तो एंडोर्सी जिसका नाम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा गया है उसी को आपने पेमेंट की है। और अगर जो है वो आपने पेमेंट जो है वो चेक से की गई है तो ये माना जाएगा कि जो चेक है दैट इज़ नॉट स्टेल चेक, दैट मीन्स कि वो आउटडेटेड चेक नहीं है, वैलिड चेक है, वैलिड चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। और इन केस की अगर आपने क्रॉस्ड चेक से पेमेंट की है तो ये माना जाएगा कि जो भी रूल्स हैं क्रॉस्ड चेक के वो सारे के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, उनको ध्यान में रखा गया है और उसके बाद ही उसकी पेमेंट की गई है। तो ये है अपेरेंट टेनर की, ये अगर उसमें जो लिखा है जो भी बातें उसमें लिखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपने पेमेंट की है। अगर पेमेंट चेक से होनी है तो चेक से गई है, क्रॉस चेक से होनी तो क्रॉस चेक से की गई है, जो एंडोर्सी है उसको पेमेंट की गई है, और जितनी अमाउंट उसमें मेंशन की गई है वही सेम अमाउंट जो है वो आपने पे की है। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जब हम ये नहीं मानेंगे कि जो भुगतान है वो स्पष्ट रूप से जैसा उसमें कहा गया है उसके हिसाब से नहीं हुआ है। तो अगर जो है वो हमने एंडोर्सी के अलावा जो फाइनल एंडोर्सी है जिसके नाम पे वो फाइनली वो ट्रांसफ़र हुआ है, जो लास्ट में जिसके नाम पे वो अंतिम जो एंडोर्सी है उसको नहीं पेमेंट करके किसी और को पेमेंट कर देते हैं, तब हम ये नहीं मान सकते कि वो पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में होगी है। अगर जो है वो क्रॉस्ड चेक था, आपको पता है कि क्रॉस चेक की पेमेंट जो है वो काउंटर पे नहीं होती, दैट इज़ टू बी पेड इन द अकाउंट ऑफ द पेई, कि जो पेई है उसके अकाउंट में जानी होती है। बट क्रॉस चेक होने के बावजूद भी अगर बैंक ने उस चेक की पेमेंट जो है वो काउंटर पे कर दी है तब भी हम ये नहीं मानेंगे कि जो है उसकी पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में हो चुकी है, या जो अमाउंट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन थी उससे कम ज़्यादा अमाउंट जो है आपने पे कर दी है, तब भी नहीं मानेंगे कि वो जो है वो ड्यू कोर्स में उसकी पेमेंट हुई है। तो कहने का मतलब अपेरेंट टेनर कि क्लियर कट मैनर में जो भी लिखा हुआ है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसके अकॉर्डिंगली आपने पेमेंट की है, तब माना जाएगा कि वो अंडर सेक्शन जो है वो 10 ड्यू कोर्स में पेमेंट उसकी हुई है। देन सेकंड है पेमेंट इज़ मेड इन गुड फेथ, कि गुड फेथ में सद्भावना के हिसाब से जो है वो आपने भुगतान किया है। तो सद्भावना के हिसाब से कि मतलब जो भी सर्कमस्टांसिस थे उन सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए क्या कि आपने जो है आपको ना तो ऐसा पता था, ना तो आप ऐसे कुछ चीज़ जानते थे, ना ऐसा ही कोई कारण था, ऐसा कोई रीज़न था आपके पास विश्वास करने का कि आपको ऐसा लगे कि उसमें कुछ गलत है, चाहे वो अमाउंट के बारे में गलत है, चाहे वो एंडोर्सी के बारे में कुछ गलत लिखा गया है। तो आपके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था और आपने जो है वो ईमानदारी से गुड फेथ में जिसका भी पेमेंट बनती थी उसको जेन्युइनली आपने जो है वो अपने हिसाब से जो है वो जेन्युइनली सही व्यक्ति को आपने अपने हिसाब से जो है वो ईमानदारी से पेमेंट की है, तब हम मानेंगे कि वो पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में की गई है। देन पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड विदाउट एनी नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जो है वो लापरवाही की है, मतलब आपके पास कोई रीज़न ऐसा था कि जिससे बेसिस पर आपको शक हो सकता था या आपको शक करना चाहिए था, तो उस केस में अगर आपने वो नहीं किया है, वो नेग्लिजेंस आपने दिखाई है कि उसमें कहीं कोई कटिंग थी, ओवर राइटिंग थी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फटा हुआ था, तो उसमें कहीं पर अगर इस तरह का कोई ऐसा रीज़न था और उसमें उसको आपने जो है वो इग्नोर करते हुए कि एक जो सामान्य
इंसान है, सामान्य आदमी है, जनरल पर्सन है, तो अगर वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, पता लगा सकता है कि इसमें कुछ गलत हुआ है और आपने जो है उसको नेग्लिजेंस दिखाई है, वहाँ पे अपनी लापरवाही दिखाई है, उसको आपने कंसीडर नहीं किया है और आपने जो है वो पेमेंट कर दी है, तो नहीं माना जा सकता कि आपने पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में की है, तो उसमें जो है वो आप जो है दोबारा से लायबल उसके लिए हो सकते हैं। तो विदाउट एनी नेग्लिजेंस, कि हमारे को कोई लापरवाही नहीं दिखानी है, कि जो भी पर्सन राइट पेमेंट जो है उसको की जानी चाहिए, बट विदाउट एनी नेग्लिजेंस, की लापरवाही नहीं होनी चाहिए उसमें, कि अगर हमें कोई शक करने की गुंजाइश है, कोई ऐसा कारण है या कहीं से हमें पता लगता है कि जो है वो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ गलत है या गलत व्यक्ति का नाम लिखा है या अमाउंट गलत है, तो हमें उसको जो है वो चेक करना है, उसके बाद ही उसकी पेमेंट करनी है। तो हमारी तरफ से कोई लापरवाही उसमें नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से मतलब कि जो पेयर है जिसने वो अमाउंट पे करनी है, तो उसकी तरफ से कोई लापरवाही ही नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेकर और एक्सेप्टर या ड्रॉई की तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस ना हो। देन पेमेंट शुड बी टू अ पर्सन हु हैज़ पोजेशन एंड टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि पेमेंट जो है वो उसी पर्सन को की जानी चाहिए जिसके पास जो है उसका पोजेशन, यानी कि उसने उसके पास रखा हुआ भी है, उसके पास उसका स्वामित्व भी है और उसका अधिकार भी है, कि मतलब उसके पास एंटाइटलमेंट भी है कि वो उस पर पेमेंट रिसीव कर सकता है, और दूसरी बात कि उसके पास उसके पोजेशन में उसने उसको धारण किया हुआ, रखा हुआ, उसके पास इंस्ट्रूमेंट होना भी चाहिए, और प्लस वो उस इंस्ट्रूमेंट पे भुगतान लेने के लिए जो है वो एंटाइटल्ड होना चाहिए, कि उसके पास अधिकार है कि वो उसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जो है वो राशि प्राप्त कर सकता है। तो हम मानेंगे कि जो है उसने यथाविधि भुगतान कर दिया। देन ये जो अब हमारे पास हमने कर लिया है कि पेमेंट जो है वो उसको सही पर्सन को जिसके पास वो है, मतलब उसका अधिकार, कि उसके वो जो है वो कहीं डिफेक्टिव टाइटल ना हो, तो वो हमें चेक करना होता है। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब है कि उसने कहीं चोरी से ना उसको प्राप्त कर लिया हो, कहीं उसको गिरा हुआ ना मिल गया हो, तो वो चीज़ें हमने चेक करनी है कि उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव ना हो, उसके पास उसका अधिकार हो, उसको प्राप्त कर सकता हो, और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पोजीशन में भी है, और उस पर पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार भी उसके पास है। या कहीं पर नकली सिग्नेचर, हमें लगता है कि सिग्नेचर गलत किए गए हैं या कोई मटेरियल इंपॉर्टेंट अल्ट्रेशन उसमें की गई है, तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है कि जिस पर्सन को हम कर रहे हैं पेमेंट, वो उसको पेमेंट को प्राप्त करने का अधिकारी है और उसके पास साथ में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है। तो अगर पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में कर दी जाती है, तो जैसे मैंने बताया कि जब हमने पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में कर दी है, तो उसकी वजह से जो है वो कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती है। किसको? जो भी उसमें मेकर है, एक्सेप्टर है, एंडोर्सर है या फिर ड्रॉई है, तो उसको जो है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसने जो है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट कर दी है। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करनी पड़े, तो ये मान लिया जाता है कि उसने जो है वो ड्यू कोर्स में यथाविधि जो है उसका भुगतान कर दिया है। जब यथाविधि भुगतान कर दिया तो उसको कुछ प्रोटेक्शन, यानी कि कुछ सुरक्षा जो है वो उन पार्टीज़ को उसमें मिल जाती है। तो इसमें पहली जो है वो बताई गई है अंडर सेक्शन 82C। तो 82C में जो है वो कह रहे हैं कि जो भी मेकर है, एक्सेप्टर है या इंडोर्सर है, यानी कि जो भी उसका बनाने वाला है, उसको स्वीकार करने वाला है, ड्रॉई है या एंडोर्सर है, कोई भी हो, वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाते हैं अगर जो है पेमेंट ड्यू कोर्स में की गई है, और जितनी अमाउंट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन की गई है उतनी अमाउंट उन्होंने की है, तो वो जो है वो यथाविधि जो है पेमेंट के हिसाब से अपनी लाइबिलिटी से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। देन सेक्शन 85(1) ये जो है प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर जो मान लो आपने पेमेंट की है चेक की, तो अगर चेक जो है वो पेबल टू ऑर्डर है, पेबल टू ऑर्डर मतलब कि जिसका नाम उसमें लिखा गया है उसको पेमेंट होनी है, तो जिसको नाम उसमें लिखा गया है उसको पेमेंट होनी है, तो उसने क्या किया कि अगर चेक को एंडोर्स कर दिया है या उसके बिहाफ पर जो है वो पेई के बिहाफ पर उसको एंडोर्स कर दिया गया है, तो ड्रॉई जो है वो डिस्चार्ज होता है अगर उसने जो है वो ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि पे टू सी लिखा है उसमें तो सी को ही पेमेंट करनी है, अगर सी ने उसको आगे डी को, ई को, एफ को एंडोर्स कर दिया है और प्रॉपर एंडोर्समेंट है, और फाइनली अगर वो एफ को एंडोर्स किया गया और ड्रॉई ने यानी कि बैंक ने एफ को पेमेंट कर दिया उस चेक की, तो जो ड्रॉई है वो अपनी जो है वो लाइबिलिटी से रिलीज जो है वो मुक्त हो जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85(2),
तो इसमें भी जो है ड्रॉई बैंक को जो है प्रोटेक्शन दी गई है कि उसने जो है ड्यू कोर्स में अगर बियरर को जो है वो पेमेंट कर दी गई है, तब भी जो है माना जाएगा कि इस हो सकता है ना कि आपको बता दें कि जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और पेबल टू ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बैंक के पास जो भी जाएगा और काउंटर पे उसको चेक को प्रेजेंट करेगा। तो जो ड्रॉई है, जो बैंक है, उसको पेमेंट करके जो है वो ड्यू कोर्स में पेमेंट करके जो है वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89, सेक्शन 89 जो है ये कह रहा है कि अगर पेमेंट आपने ड्यू कोर्स में की है और जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आपने पेमेंट की है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई मटेरियल अल्टरेशन का मतलब है महत्वपूर्ण कोई बदलाव किया गया। मटेरियल अल्टरेशन की कोई जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की चेंज कर दी गई है, कोई उसका टाइम पीरियड चेंज कर दिया गया है या उसकी कोई अमाउंट चेंज कर दी गई है, तो उस केस में जो है मटेरियल अल्टरेशन के केस में ड्यू कोर्स में अगर आपने पेमेंट की है तब भी जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बशर्ते कि आपने जो इसमें मटेरियल अल्टरेशन की गई थी वो मटेरियल अल्टरेशन जो है वो एक जो नॉर्मल पर्सन है, वो नॉर्मल अगर आप उसको चेक करते हैं तो उससे उसका पता नहीं लगाया जा सकता कि स्पष्ट रूप से जो है वो क्लियर कट मैनर में वो चेंजेस पता नहीं लग रहे हैं। मतलब उसने चेंज करने वाले ने इतने अच्छे तरीके से, मतलब इतनी एफिशिएंटली उसको चेंज किया है कि एक सामान्य आदमी जो है उसका पता नहीं लगा सकता कि इसमें जो है ये चीज़ चेंज की गई है। तो अगर उसका पता नहीं लगाया जा सकता जनरल चेकिंग से, तो क्या है कि अगर उसकी पेमेंट ड्यू कोर्स में की गई है तो भी जो है वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है, चाहे वो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट हो, या इन केस की अगर वो चेक भी है और चेक में भी कोई इस तरह की कोई अल्टरेशन की गई है तब भी जो है वो ड्रॉई बैंक जो है वो उससे डिस्चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो उसमें चेक में जो है वो क्रॉसिंग की थी, क्रॉस चेक था तो उसकी पेमेंट जो है वो उसके अकाउंट में जानी चाहिए थी, अकाउंट में पेमेंट होगी, बट उसने जो है वो जो क्रॉसिंग थी उसको जो है वो इतनी अच्छी तरह से हटा दिया कि पता ही नहीं लग रहा है कि उसमें जो है वो क्रॉसिंग की गई थी और उसको काउंटर पे प्रेजेंट करके उसकी पेमेंट ले लिए। तब जो है वो ड्रॉई बैंक जो है वो अपनी उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उसने उसकी ड्यू कोर्स में पेमेंट की है। बट अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि उसकी क्रॉसिंग की गई थी और उस क्रॉसिंग को जो है वो हटाया गया है, चेंज किया गया है, तो फिर उसको बैंक अथॉरिटीज़ अगर उसको चेक नहीं करती हैं, नहीं उसकी चेकिंग करती है कि जी हाँ इसमें कहीं पहले क्रॉसिंग थी, इसको रिमूव किया गया है, रब किया गया है, हटाया गया है, और उनकी नेग्लिजेंस कहीं पे साबित हो जाती है, तो फिर वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। बट अगर वो नेग्लिजेंस नहीं है और उसने बिल्कुल साफ तरीके से उसको जो है वो हटा दिया है, मिटा दिया है, तो फिर जो है वो ड्यू कोर्स में अगर ड्रॉई ने यानी कि बैंक ने पेमेंट कर दी है काउंटर पर भी, तब भी जो है वो ड्रॉई वहाँ से रिलीज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। तो ये 89 जो है वो मटेरियल अल्टरेशन के अगेंस्ट जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128, सेक्शन 128 भी जो है वो ड्रॉई बैंक को ही जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है कि ड्रॉई बैंक यानी कि फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया कि आपने जो है जो चेक पे ड्रॉ किया है, दैट इज ड्रॉन ऑन एसबीआई के ऊपर आपने वो चेक ड्रॉ किया है, यानी कि पेमेंट एसबीआई ने करनी है, आपने उसको क्रॉस चेक कर दिया। अब क्रॉस चेक कर दिया तो जो जिस बैंक में उसकी पेमेंट कस्टमर का जिसको आपने पेमेंट करनी थी उसका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, हो सकता है कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में है या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में है या फिर आईडीबीआई में है, तो किसी और बैंक में उसका अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट नहीं है। तो अगर जो है वो एसबीआई ने पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में मतलब सही तरीके से जो है वो उसके बैंक तक पहुंचा दी है और आगे उस बैंक ने जो कलेक्टिंग बैंक है जिसने उस पेई के बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट करनी थी, उसने अगर गलत पर्सन को पेमेंट कर दी है तो फिर भी उस केस में जो है वो ड्रॉई बैंक को यानी कि एसबीआई को प्रोटेक्शन मिलेगी कि उन्होंने ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दी है। फॉल्ट जो है वो कलेक्टिंग बैंक का है, ड्रॉई बैंक का नहीं है। तो वो सेक्शन 128 ड्रॉई बैंक के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इन केस की आपका कोई क्रॉस चेक है तो क्रॉस चेक की पेमेंट जो है वो ड्यू कोर्स में कर दी गई है, बट जो कलेक्टिंग बैंक है उस कलेक्टिंग बैंक के एंड पर जो है वो पेमेंट किसी और पर्सन को चली जाती है, तब जो है वो ड्रॉई बैंक को प्रोटेक्शन है कि उसने जो है वो ड्यू कोर्स में पेमेंट की है और वो जो है उसके लिए फर्दर लायबल नहीं है। तो ये है पेमेंट इन ड्यू कोर्स अंडर सेक्शन 10 कि किस तरह से क्या कंडीशंस हैं जब हम उसको मानेंगे कि वो ड्यू कोर्स में पेमेंट हुई है, और अगर वो पेमेंट ड्यू कोर्स में हो जाती है तो डिफरेंट पार्टीज को क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेक्शंस में जो है मैंने आपको बता दिया कि किन किन पार्टीज को क्या क्या प्रोटेक्शन जो है वो
मिली हुई है। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।